एक नहीं सुबह कल मैंने लास्ट पॉइंट क्या लिखाया था? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के टूल लिखाए थे उसमें इंस्ट्रूमेंट में। उसमें एक टर्म और रह गया था, MCLR कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन लेंडिंग। एक टर्म और रह गया था, ये टर्म एक्चुअली में होता है कि इसमें गवर्नमेंट RBI एक बेस रेट देती है कि इससे कम रेट पे आप लोन नहीं देंगे। इसका मेन मतलब ये होता है MCLR का। RBI एक्चुअली में ये तब यूज़ करती है, जैसे बैंक क्या करते हैं, लेंड करते हैं ना, मनी उधार देते हैं, उसमें कोई एक रेट डिसाइड होता है कि एक बेस रेट से नीचे नहीं जाएंगे। मतलब जैसे कंपटीशन में क्या होता है, आ जाओ, कंपटीशन में क्या होता है बैंकों का, कई लोग लोन ज़्यादा बांटने के लिए और प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए कई बार होगा कि हम ज़्यादा एक लेवरेज से नीचे चले जाएं। कई बैंक हैं कंपटीशन में हैं, तो फिर अगर आपको दे देंगे कि 5% पे, 6% पे या 4% पे हम लोन दे देंगे। बट RBI एक्चुअली में एक कंपटीशन मेंटेन करने के लिए सारे बैंकों के बीच में क्या करता है, वो कहता है कि आप जो है कुछ मतलब हर साल वो अलग अलग गाइडलाइन जारी करता है। मैं ये एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी का है। मान लीजिए 6.5 कर दिया उसने कि 6.5 के नीचे आप नहीं देंगे, तो इसके बीच में वैरी करेंगे क्या, पॉइंट के फॉर्म में, कि कुछ 6.9 कोई दिया, कोई 6.7 दिया, कोई 6.8 दिया, ऐसे देखते होंगे थोड़ा सा वेरिएशन एक्चुअली में हर बैंक के लोन में रहता है जब वो लोन लेंड करते हैं। तो MCLR का यही काम है, MCLR के तहत ये काम यही करता है, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब हुआ हिंदी में कि एक स्टैंडर्ड रेट, सीमांत कास्ट। सीमांत कास्ट लेंडिंग रेट, लेंडिंग मतलब होता है लोन देना। ये एक टर्म इसमें रह गया था। और एक RBI में टर्म देखिए, उसमें मैंने फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट बताया था क्या, एक ऑब्जेक्टिव की फंक्शन में, RBI के फंक्शन में। अगर नहीं बताया तो उसे लिख लेना, फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व उसी के पास होता है, RBI के पास।
कम इन। ये अटेंडेंस भी कर देंगे आज की डेट में ना। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत, किसी ने पढ़ा अपना पूरा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जो है, पूरा कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने इतनी बार कहने के बाद? कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद बैंकिंग का चैप्टर है, तो बैंकिंग स्टार्ट और इन्फ्लेशन दो है हमारे पास टॉपिक। तो हम पहले इन्फ्लेशन कवर करा देते हैं, छोटा सा टॉपिक। उसके बाद हम आएंगे उस पर बैंकिंग पे, क्योंकि बैंकिंग थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बट बैंकिंग के लिए आप थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इन्फ्लेशन अगला चैप्टर टॉपिक डाल दो। एमसीएलआर की हिंदी में एक्चुअली में रमेश सिंह ने एमसीएलआर की लिखी है, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट ही लिखा है। अगर उसका कुछ और हिंदी मिलता है किसी को तो देख लेना, और जैसा होगा बता देना, तो हम सबको डिक्टेट कर देंगे। या किसी को पता हो तो अभी बता दो, बाकी लोग लिख लें। कॉमनली यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश वाले, तो इसलिए एक्चुअली ज़्यादातर जो भी बुकें भी लिखी गई है ना सिविल सर्विसेज या पीसीएस के पर्पज से जो लिखी गई हैं, उसमें क्या कर रहे हैं वो वही टर्म लिख दे रहे हैं। अब एनसीईआरटी एक्चुअली में लिखता है टर्म, वो एनसीईआरटी का काम है भाई, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लैंग्वेज में फोकस करता है। आप फर्स्ट टाइम आई है क्या? अच्छा, एक भी क्लास नहीं की? ना मेरा एक भी क्लास इकॉनमी की नहीं की आपने। और कौन है फर्स्ट टाइम? मैं तो वही सोच रहा हूँ कि तो रोज आते हैं। और वो नोट्स किसी ने देखे? विजन के जो 3 वैल्यूम नोट्स मैंने खोल के देखा आप लोगों ने? किसी ने? क्वेश्चन बुकलेट मैंने हिंदी में भी दिया है, हिंदी वाला देखा किसी ने खोल के? यहीं पे आके खोल रहे हो? 15 लोगों ने देखा था, ये मुझे पता चला उसको। हैं? कमेंट किए हो कब? अभी? तो उसमें हिंदी में है, वो चीज़ें देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन करके आइए उसमें से, जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिए, नहीं आता फिर हम हैं यहाँ पे, मार्क कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ एक्सप्लेनेशन करने में मुझे भी एक बार रीड करना पड़े, पहले बता देंगे तो बेटर रहेगा मेरे लिए भी, क्योंकि हो सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट उसमें ऐसे हों, समझे आप लोग? कुछ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनका प्रेडिक्शन एक्चुअली में एक आध बार रीड करना पड़ जाता है सभी को। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी को, मतलब आप लोग मार्क कर लीजिए अपनी तरफ से, वी विल डिस्कस। अगर कुछ ऐसा होगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इन्फ्लेशन का मतलब कुछ तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, हिंदी में इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक, मुद्रास्फीति हिंदी वाले लिख लो। आज 20 की है ना, 20 है ना, 20 की लगाओ तुम लोग। 20 वाले में, सुबह वाले में लगाओ। और सुबह सुबह जिसको अगर दिक्कत हो रही है आने में 8 बजे, आप लोग लिख के एडमिनिस्ट्रेशन को दे दो, तो दे विल मैनेज इट। एक्चुअली में 8, 8:30 या 9 की भी कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर सब 8, 8:30 बजे आ रहे हैं। प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़
में बच्चे आ रहे हो ना लेट। चलो ठीक है, मुद्रास्फीति पे आते हैं, आइए। यार उनसे बोला है मैंने मार्कर के लिए, सही मार्कर के लिए। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, कुछ तो आइडिया होगा। इन्फ्लेशन बार बार आप लोग सुने होंगे सभी लोग, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। मुद्रास्फीति क्या होती है, कई बार मैंने बताया भी है क्या होती है। लेमैन लैंग्वेज में एक्चुअली में सिंपल से कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। किसी चीज़ के प्राइस राइज होना, इन्फ्लेशन बढ़ जाना कहते हैं। आ जाओ ठीक, तो उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में। आप ये बात लिख लो, और वैसे डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है वो उनकी रमेश सिंह की कोई हिंदी वाली बुक लाया, लाओ रख दो यार यहाँ पे, कम से कम हिंदी वाली डेफिनेशन लिखा दे। एक पर्टिकुलर टाइम पे लिखिए यहाँ पे, जैसे अगर मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ, आप कभी भी अगर आंसर्स भी लिखते हैं, आप एक्चुअली में जब इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो वो इतना इंप्रेसिव नहीं होगा। इसके एक्चुअली में जो कंटेंट के पॉइंट होते हैं, कंटेंट के पॉइंट होते हैं वो लिखेंगे तो वो एक्चुअली में ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं, क्योंकि आपको बुक नहीं छापनी है। अब जैसे इन्फ्लेशन लिख रहे हैं तो इन्फ्लेशन क्या लिखेंगे, एक पर्टिकुलर इकॉनमी होनी चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पे, किसी इकॉनमी में पर्टिकुलर टाइम देखा जाएगा, और इसमें क्या देखा जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस राइज देखे जाएंगे ना। अब ये टर्म अगर आप लिखते हैं पर्टिकुलर टाइम पे किसी इकॉनमी में, ठीक है, ये लिखे आप पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम, विशेष टाइम, मतलब कोई टाइम जैसे महीने का ले लिया, तो महीने में जो वेरिएशन हो रहा है किसी गुड्स एंड सर्विसेज में, पर्टिकुलर टाइम लिखिए, पार्ट टाइम में लिखा है शॉर्ट में, मतलब विशेष टाइम पे किसी इकॉनमी में लिखिए, पहला पॉइंट। दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज में प्राइस राइज होना। तो ये टर्म आपको याद हो गया क्या हो रहा है। अब अगर इसको हम लाइन फॉर्म में लिखाएं कि लेमैन लैंग्वेज में किसी इकॉनमी के गुड्स एंड प्राइस की वो होना, उसे ये कहते हैं, तो ये एक्चुअली में टर्म ऐसा होगा कि स्कूल के बच्चों को हम लिखा रहे हैं। ये जनरल टर्म होता है कि आप अपने सेंटेंस खुद अगर मेक करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज ये पॉइंट वाइज लिखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। बाकी चीज़ें किताब में दी है, नोट्स फॉर्म में है। क्लास के नोट्स को क्लास के नोट्स के फॉर्म में रखिए, बाकी प्रिंटेड नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं ग्रुप पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अपना आपको पीडीएफ रखना, पीडीएफ रखिए, उसी तीनों बुकलेट को पढ़ना है बार बार। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए आप उसे पढ़िए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ लीजिए। अब इन्फ्लेशन बढ़ने और घटने के कई टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं वैसे, लेकिन अभी हम देखते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। पहले कॉज देख लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स पे आते हैं, या पहले टाइप्स पे चलें, क्या चाह रहे हैं आप? पहले कॉज देख लेते हैं। अब कॉजेज इन्फ्लेशन के क्या क्या हो सकते हैं, कुछ सोचो, दिमाग में लगाओ अपने।
आप लिखें इन्फ्लेशन एक्चुअली एक पुश फैक्टर एक पुल फैक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं खिंचाव, कहते हैं क्या कहते हैं, दबाव खिंचाव है? नहीं, वो इकोनॉमी टर्म में कुछ अलग होगा मीनिंग है। ठीक है, क्या लग रहा है आप लोग थोड़ा बताइए ना हमें, क्या इन्फ्लेशन में क्यों बढ़ता है इन्फ्लेशन, कुछ तो आइडिया होगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, ये कॉस्ट पुश जो लिखा है कहाँ, ये पुश फैक्टर में लिखते हैं मांग जनित, कॉस्ट पुश में लिखते हैं लागत जनित, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में लिखते हैं लागत जनित, हिंदी वाले लिख लो, ऐसा ही ट्री डायग्राम बना लो, ठीक है, उसी के नीचे लिखना। फिर अभी फैक्टर पे एक एक चीजें हम समझाते हैं। और आ जाइए, और कॉस्ट पुल में कहते हैं एक्चुअली वो भी जनित ही मुद्रास्फीति होती है, एक मांग जनित हो गई, मांग जनित, मांग जनित। लागत जनित, थोड़ा कंसंट्रेट करके फास्ट लिखिए यार। मांग जनित डिमांड पुल फैक्टर कहते हैं उसको, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। अगर मैं पुश फैक्टर पुल फैक्टर बार बार लिखूं तो हिंदी से वहीं रिलेट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब डिमांड पुल फैक्टर जो है क्या करेगा, सप्लाई डिमांड की तरफ देखेगा ना, सप्लाई डिमांड की तरफ जब देखेगा, जैसे किसी चीज की सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए तो उसका रेट क्या होगा, बढ़ेगा ना। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसको क्या कहेंगे, डिमांड पुल फैक्टर के थ्रू ये इसका प्राइस इंक्रीज हो रही, मतलब इसकी डिमांड बढ़ रही, पुल क्या कर रहा है, खींच रहा। मतलब समझे आप, रिलेट करो टर्म से। पुल तो बार बार सोचते हो ना, पुल खींच रहा, कोई चीज पुलिंग करना, खींचना, तो क्या कर रहा है, जैसे डिमांड बढ़ रही है उसकी, तो वो क्या करेगा, प्राइस को अपनी तरफ खींच रहा है कि बढ़ो भाई तुम भी, समझे। ये अपने टर्म में लिख लो, उसके नीचे क्या लिखोगे, डिमांड और सप्लाई का गैप होने की वजह से इसका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही, सप्लाई कम है। और किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, वस्तुएं और सेवाओं की। हिंदी में गुड्स एंड सर्विसेज को वस्तु और सेवा कहते हैं। अब ये कैसे वर्क करेगा, डिमांड पुल फैक्टर जो है वर्क कैसे करेगा, वर्क ऐसे देखो, तुम लोगों को हमने एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी बताई थी ना, कुछ याद है, मौद्रिक स्फीति में जब हमने एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी बताई थी, उसमें क्या होता है, पैसे का फ्लो मार्केट में बढ़ता है,
जब मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ता है तो बिजनेस डेवलप होते हैं ना, लोग लोन ज़्यादा लेते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें पढ़ा ना आप लोगों ने। जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो क्या कर रहा है गवर्नमेंट, अपना एक्सपेंडिचर एक्चुअली में बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट का व्यय जो है, गवर्नमेंट का व्यय बढ़ रहा है। जब गवर्नमेंट अपना व्यय बढ़ा रहा है मतलब पैसे ज़्यादा खर्च कर रहा है इकोनॉमी में। डेफिसिट इकोनॉमी भी बताई थी, डेफिसिट बजट वाला कॉन्सेप्ट, कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव होता है कि जब हम आय से ज़्यादा व्यय करते हैं। इसका मतलब हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं पैसे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और जॉब क्रिएट हो रही है और मार्केट में पैसे फ्लो हो रहे हैं। मार्केट में पैसे फ्लो होना वो आ जाता है जब आप मौद्रिकस्फीति पढ़ रहे थे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, वहाँ पे था कि एक्सपेंडिचर पैसे गवर्नमेंट मार्केट में डाल रही है। इससे क्या होगा, इससे बिजनेस बढ़ेंगे ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना मार्केट में, लोगों के पास जॉब आएगी, जॉब आने पे लोगों के पास क्या होगा, वेजेस होंगे, पैसे होंगे, पैसे ज़्यादा लोगों के पास हो जाएंगे ना, तो ये लोग सामान की खरीदारी ज़्यादा नहीं बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे ना। जब ये सामान की खरीदारी ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ गई तो चीज़ों के रेट बढ़ेंगे कि घटेंगे, बढ़ेंगे ना, और उस हिसाब से इकॉनमी अपने आप को स्टेबलाइज करेगी। यहीं पे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो इसीलिए मनी सप्लाई को जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसी के थ्रू इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर रही है ना। दो टर्म पढ़े थे, टाइट मनी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी पढ़े थे ना। तो उसमें एक था ना, एक इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पे कर रहा है, एक मनी सप्लाई अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो क्या होगा, डिमांड और सप्लाई पे भी कंट्रोल कर लेगी ना। लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोग डिमांड कम करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा ना इन्फ्लेशन। तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा किसमें, डिमांड पुल फैक्टर में। टाइट मनी पॉलिसी से मैंने आपको ये भी कहा था, चीज़ें इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का देखो, ब्रैकेट में मैंने इन्फ्लेशन भी लिखाया है, दिखाया है कि नहीं, देखो कॉपी पलट के। मैंने इनहेरेंट टर्म बोला था उस समय और ब्रैकेट में कराया था उसे, मुझे याद है मैंने पढ़ाया है, लेकिन आप लोग भूल गए हैं। चीज़ें एक्चुअली में इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा क्लियर कट ये नहीं होता कि आज पॉलिसी में ये डिसीजन ले लिए यही चलेगी। ये बात आप लोग दिमाग में पहले रखिएगा। दूसरा, चेक एंड बैलेंस ऑलवेज मेंटेन किया जाता है कि एक लेवल के एक्सट्रीम के ऊपर भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा तब भी वो ये फ़ायदा नहीं करेगा। हर चीज़ों को एक लिमिट में और जुडिशियस वे में यूज़ करनी है। कभी भी एक्चुअली में एक तरफ हमें भाग नहीं जाना है इकोनॉमी के। इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसियाँ ऑलवेज क्या होती हैं, लाइवली होती हैं, चेंज होती रहती है इकोनॉमी के रिलेटेड। अब कॉस्ट पुश फैक्टर में क्या होगा, बाकी और भी टर्म है उसमें अभी हम धीरे धीरे बताते हैं, अभी हम एक एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। आप ये चीज़ें लिख लो, ये फ्लो डायग्राम बना लो, इसके लिए बैठे मत रहो। अब ये सब बोलना ना पड़े यार, ये लिख लो। आपको जो नहीं समझ में आ रहा, जो लग रहा है वो लिख लो ना साथ में। आपको इसकी जरूरत पड़ेगी जहाँ भी ये टर्म मैं बोल रहा हूँ जब हिंदी में। ये है सरकार का व्यय, सरकार का व्यय बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो लोगों के वेजेस बढ़े, लोगों के पास नौकरियां आई ज़्यादा, नौकरियां आई तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ा तो लोगों की इन्फ्लेशन बढ़ गया, प्राइस राइज हो गई गुड्स एंड सर्विसेज के, वस्तु और व्यय के। क्या हुआ, किसी टर्म पे नहीं समझ में आ रहा अभी। वेजेस के बाद एक्चुअली में डिमांड, वेज मतलब होते हैं लोगों के पेमेंट, जो सैलरी मिल रही है, सैलरी जो मिल रही है वो टर्म जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा ध्यान दो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक ही ज़्यादातर लिखता हूँ। अगर पूरा लिखने बैठूंगा तो मैं समझाने मतलब कम फोकस कर पाऊंगा। बोलो, डिमांड, सैलरी बढ़, सोचो थोड़ा ना अपने दिमाग से कि डिमांड, अगर पैसे लोगों के पास बढ़ गए डिमांड बढ़ गई ना, कमेंट ठीक।
कॉस्ट पुश फैक्टर, मतलब धकेल रहा है भाई प्राइस बढ़ाओ। अगला टर्म क्या हुआ, नहीं लिख पाए आप लोग? ध्यान दिया करो और अपने हिसाब से जहाँ लगे, जो स्टेटमेंट मेरा लगे वो नोट डाउन, अपने आप नोट डाल के किसी तरह लिख लिया करो। अभी अब इसमें मुझे बोलना ना पड़े, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या चीज़ें आप लोगों को कब हिट करेंगे और कब किस ज़माने में आप लोग पढ़ेंगे, मुझे भी नहीं पता। साथ में पढ़ते तो आप लोगों को चीज़ें खुद ही क्लियर होती काफ़ी कुछ। अब कई लोगों को जो मैं चीज़ें रिलेट किया पीछे की, वो चीज़ें नहीं साफ हैं सबकी। कितने लोगों को पता है एक्सपेंसरी मनी पॉलिसी? सही बताइएगा, हाथ उठा के ऑनेस्टली बताइए, एक्सपेंसरी मनी पॉलिसी किसको किसको याद है? तब बताओ कैसे रिलेट करोगे? तुमको अरुण, तुमको भी नहीं याद है? एक्सपेंसरी मनी पॉलिसी नहीं याद है? याद है ना? तो फिर हाथ क्यों नीचे करे बैठे? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश। अब की बार ये पुल था, अब की बार हम पुश बता रहे हैं, ठीक है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश को एक्चुअली हमने बताया था लागत जनित ना। इसमें क्या होगा, कॉस्ट पुश में क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली में इसमें क्या करेंगे, धकेल रहा है, प्राइस बढ़ो आप आगे। पुश मतलब धक्का मार रहा है वो कि आप ऊपर बढ़ो। इसमें क्या दिक्कत आएगी? इसमें देखो, जब लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं तो लोग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज चाहते हैं ना, सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ती है ना। जैसे अभी मॉल में वही सामान मिलता है, एग्जांपल दे रहे हैं वो, उसको एग्जैक्ट टर्म में मत समझता है, समझाने के लिए एग्जांपल। सड़क पे ठेले वाला बेचे वही कोई चीज़, सामान मान लिया कोई भी घर के सामान, तो क्या सस्ता होता है ना। लेकिन जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप क्या सोचते हैं, ये बेकार क्वालिटी का। और उसी पे मॉल में अगर टैग लग जाता है जाके, तो क्या करते हैं आप लोग? रेट अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। अगर सेम क्वालिटी का ही सामान हुआ फिर भी सेल लगी, कई लोग सेल में भी जब पैसे होते हैं तो सेल के सामान खरीदने नहीं जाते हैं, किसी भी चीज़ में नहीं जाते हैं ना लेने। तो और उसको एक लेवल का सामान चाहिए होता है उन्हें, मतलब कि आपकी जब सैलरी बढ़ती है आप क्या कर रहे हैं, प्राइस राइज अपने आप होगा। अगर उसको क्वालिटी मेंटेन करनी है, लोगों की सैलरियाँ बढ़ेगी जब लोगों की। और दूसरा चीज़, लोगों की सैलरियाँ देने के लिए जो प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं उनको पैसे भी तो ज़्यादा चाहिए मार्केट से। मार्केट से पैसे अगर उन्हें ज़्यादा चाहिए तो क्या हो रहा है, सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, ये भी है एक रीज़न इसमें। दूसरा, इनपुट मटेरियल, उसमें ये टर्म जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाइए उस फैक्टर में ना, पॉइंट वाइज लिखिए। वेज बढ़ना, उसके बाद मटेरियल, इनपुट मटेरियल, जैसे ये बनी, मान लिया आपके पास ये मार्कर बना, इस मार्कर में एक्चुअली में रॉ मटेरियल लगा होगा ना कुछ। रॉ मटेरियल का एक्चुअली में रेट अगर बढ़ जाएगा तो इसका दाम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। उस मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना भी एक पॉइंट डालिए। मटेरियल कॉस्ट और वेजेस का बढ़ना ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। हाँ, कह सकते हैं। तो वही चीज़ तो हुआ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक्चुअली में यही हुआ। तुमको लगेगा ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे इस टर्म में एक्चुअली में मटेरियल और वेज का बढ़ना मेन दो टर्म है, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ रहा, और यहाँ पे डायरेक्टली डिमांड का बढ़ना। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स अभी बता रहे। हाँ बता रहे, वो भी जब आपको कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के और सब पार्ट बताएंगे ना तो बता रहे हैं, वो सारे बता रहे हैं टर्म कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में और क्या क्या टर्म आ रहे हैं। अभी तो हम एक जनरल टर्म आइडिया दे रहे हैं कि मतलब हाँ चीज़ें आपके अंडरस्टैंड आ जाए कि आप रिलेट कर सको। लिख लिए ना उसमें दोनों। एक्चुअली में लिखना ही आसान होगा कि जैसे आप लोग लिख रहे हो ना, पूरी लाइन बना के लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप लिखिए यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए कि ये फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, ये फैक्टर ये काम कर रहे हैं,
ये आपका क्लास के साथ नोट्स बन गया। आप जब बुक पढ़ेंगे, कोई चीज़ पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पे अगर कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन करना तो वो साथ में कर लेंगे। लेकिन आप लोग कभी बुक पढ़ते नहीं, ये भी सच्चाई है। किसी ने आज तक, कुछ लोगों ने, हमारी समझ से 1-2 लोग होंगे स्पेसिफिक, अदरवाइज किसी ने आज तक 10, 8-9 क्लासेस होने को हैं, किसी ने आज तक किताब तो खोली नहीं है। और ये बात जान लीजिए, टेस्ट होने वाला, उसमें सबको क्लास लगने वाली है, सीनियर ऑफिसर आएंगे सब, और हो सकता है घर तक जाएगी मार्कशीट। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में जाने वाली है। सैटरडे है टेस्ट। क्या छुट्टी है? छुट्टी है लेकिन टेस्ट होगा। टेस्ट की अलग से क्लास होगी, वो ऐसी क्लासों में नहीं होगा, उसके लिए अलग से क्लास है, उसके लिए अलग से है। डिमांड पुल फैक्टर में 1-2 टर्म और है, ठीक है। डिमांड पुल फैक्टर में, डिमांड मतलब मांग जनित वाले फैक्टर में और 2-3 टर्म है उसमें। हाँ, डिमांड पुल फैक्टर के नीचे ही जाओ, दोनों का ट्री डायग्राम बनाया ना, वही ना ट्री, ठीक है, उसी के नीचे लिखते जाओ अपना, या अलग से तुमको हेडिंग बनानी तो वैसे बना लो। यार एक भी मार्कर यहाँ पे काम तो कर नहीं रहा है। इसमें क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, लिख लेना हेडिंग। ये मत वेट करना कि यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉपुलेशन लिखा, पॉपुलेशन ग्रोथ लिख लेना, जनसंख्या वृद्धि। अब बताओ जनसंख्या वृद्धि से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। मूल्य बढ़ेगा कैसे? यस, रिसोर्सेज कम है और जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। समझे? वो चीज़ें रिलेट करके लिख लो, अदरवाइज कहोगे कि भूल गया। लिंक कैसे मेक करना है। और इन्फ्लेशन बढ़ने के और क्या प्रकार हो सकते हैं, थोड़ा और बताओ, सोचो। एक तो मैंने कॉस्ट पुल में वेजेस वाला बताया ही, जैसे जब बता रहा था वेजेस बढ़ेंगे, लोगों की स्टैंडर्ड क्वालिटी बढ़ेगी। एक ये भी रीज़न है, लिख लो पॉइंट में। डिमांड पुल में ही, हाँ डिमांड पुल, वो देखो वो जो लोग वेजेस है ना, वो एक्चुअली में कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, इसलिए प्राइस राइज हो रही है प्रोडक्ट की। जैसे कंपनी के एम्प्लॉई हम लोग हैं सभी, तो हमारे अगर सैलरी बढ़ा देगी कंपनी तो उसको क्या होगा, कहाँ से उसके पास पैसे आएंगे? तो वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस राइज कर रही है ना। जो फैक्टर इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, वहाँ पे जब पैसे एक्चुअली में, मान लिया देखो यार सिंपल से ग्लोब बनाना है आपको, अगर इसके जो इंग्रेडिएंट लगे इसमें ह्यूमन फैक्टर भी तो इन्वॉल्व होगा। ह्यूमन फैक्टर में अगर सैलरी आप बढ़ाएंगे, आपकी कंपनी चल रही है, सैलरी बढ़ाए, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया तो आप इसका दाम बढ़ा देंगे ना, तभी तो आपका रिकवर होगा। तो ये क्या हुआ, एक्चुअली में ये फैक्टर जो इसके पीछे वाले थे, इन्होंने इसको पुश किया ना बढ़ाने के लिए, मजबूर किया ना कंपनी ओनर को। ये क्या हुआ, धक्का मार रहे हैं कि बढ़ाओ। यहाँ डिमांड की बात तो हुई नहीं। अब लेकिन वेजेस यहाँ पे जो बता रहे हैं, इसमें वाले में बढ़ने में पुल फैक्टर है,
पुल फैक्टर में वो जो क्वालिटी वाला एग्जाम्पल दिया वो डालो यहाँ पर। मतलब आपके जब वेजेस और बढ़े तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ मटेरियल चाहते हैं ना, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना, डिमांड उस तरह की मटेरियल आप चाह रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज चाहेंगे ना, जब आपका इनकम बढ़ता जाएगा, लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना। तो एक ये रीजन हो गया, ये पॉइंट डाल लो। क्या हुआ, किसी को कोई डाउट? बेहिचक अभी बोल लो, बाद में बोलोगे तब हम बताएंगे नहीं। आ गया समझ में क्या हुआ? नहीं आया क्लियर है? हाँ, आपसे कैसे होता है कॉस्ट पुश में वेजेस कैसे काम कर रहा है? पेमेंट, वेज, सैलरी, आया आपको समझ में? हाँ, आप समझे हैं? और एक होता है फॉरेक्स रिजर्व वाला। फॉरेक्स रिजर्व वाला टॉपिक हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया, क्योंकि अभी मैंने बीओपी और फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई कैसे मैनेज कर रहा है वो पढ़ाया नहीं है। वैसे डाल लो ये टॉपिक, फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट का भी इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है, बस इतना लिख लो। इसको जब हम एक्सटर्नल डेब्ट्स और ये सब पढ़ाएंगे तब डिटेल पढ़ा देंगे। हाँ, इसी में डिमांड पुल में है। राइज इन फॉरेक्स रिजर्व भी एक्चुअली में इन्फ्लेशन बढ़ाता है। राइज इन फॉरेक्स रिजर्व लिख लो। फॉरेक्स रिजर्व होता है बाहर की कंट्रियाँ, बाहर करेंसियाँ, मतलब फॉरेक्स रिजर्व वही कहलाती है। इसको जब हम एक्सटर्नल डेब्ट और एक्सटर्नल इकोनॉमी वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जब फॉरेक्स रिजर्व के डेफिनेशन बता देंगे और भी चीज़ों की कैसे वो मैनेज होता है, देन बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी एक्चुअली बस इतना जान लीजिए फॉरेक्स रिजर्व क्या करता है मेंटेन, इससे आरबीआई क्या करती है कि पैसे की जो वैल्यू अभी डिप्रिसिएट और अप्रिसिएट, सुन रहे मतलब पैसे जो करेंसी आपकी वैल्यू डॉलर के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे हो रही है, जब करेंसी की वैल्यू गिरती इन्फ्लेशन में क्या होता है, करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो करेंसी की वैल्यू को ही चेंज करने से एक्चुअली में इन्फ्लेशन घटता बढ़ता है ना। तब उसके रिलेटेड टर्म्स हम फॉरेक्स रिजर्व पढ़ाएंगे कैसे वो करता है। वो 2-3 तरह के उनके टूल हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व कभी फ्लो कराता है, कभी बाहर खींचता है, तो इस तरह से वो मैनेज करता है। और एक होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट मतलब घाटा वित्त पोषण करती है, जैसे घाटा बजट बनाया जाता है ना, डेफिसिट बजट। डेफिसिट मीन्स होता है घाटा, घाटा बजट एक्चुअली में गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। लिख लो वो पॉइंट। और उसमें एक्चुअली में अभी जो पहला वाला मैं ये बताया था, इसमें यही लागू हो रहा है, घाटा बजट, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं उसे, या कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ, मतलब मौद्रीकरण ऑफ घाटा, डेफिसिट, मौद्रीकरण ऑफ घाटा कहते हैं, मुद्रीकरण। तो बताओ डेफिसिट फाइनेंसिंग में कैसे बढ़ेगा इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन कई बार अच्छा भी होता है, अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, दोनों। ये बात दिमाग में रखिएगा आप लोग, अच्छा भी है, खराब भी है। इन्फ्लेशन एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाता है, लेकिन हाँ चेक एंड बैलेंस के फॉर्म में। ये कभी मत कहिएगा कि इन्फ्लेशन एक एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो सर ने ये पढ़ाया था कि ये तो फायदा कर रहा है। हर एक चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस इकोनॉमी में रहता है कि भाई एक लेवल तक ही ठीक है,
उसके ऊपर गए तो बंटाधार, और एक लेवल के नीचे आए तो भी बंटाधार होगा। तो अब बताओ डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कैसे काम करेगी? यही काम करेगा। क्या करता है डेफिसिट में? बजट डेफिसिट में गवर्नमेंट ज़्यादा वैसे ज़्यादा खर्च कर रही है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो बाकी सारे प्रोसेस यही हो जाएंगे। आया समझ में? लिख नहीं रहे ये बात? अब आते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे। ठीक है, कॉस्ट पुश के एक पॉइंट तो लिखा था हम लोगों ने। अगला पॉइंट लेकिन आप कहीं दूर से आते हैं क्या? जॉब करते हैं जी, तो फिर बीच में छूट जाता है, वो कैसे कवर करते हैं? अच्छा, पढ़ लेते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में 2 पॉइंट मैंने बताए थे। क्या क्या था? वेजेस और मटेरियल कॉस्ट ना। अब मटेरियल कॉस्ट क्यों बढ़ती है यहाँ पे? एक्चुअली में यहाँ पे लिख लीजिए, इसको कहेंगे फ्लक्चुएशन इन आउटपुट सप्लाई। फ्लक्चुएशन मीन्स घटना बढ़ना। फ्लक्चुएशन की हिंदी एग्जैक्ट घटना बढ़ना लिख लो आप। फ्लक्चुएट करता है, आउटपुट एंड सप्लाई एक्चुअली फ्लक्चुएट करे जहाँ पे। फ्लक्चुएशन वर्ड समझ रहे हो आप लोग? कौन नहीं समझ रहा है बता दो। फ्लक्चुएशन वर्ड समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? यार ये सब जनरल टर्म नॉर्मल लाइफ में भी बोले जाते हैं। फ्लक्चुएट मीन्स होता है कोई चीज़ ऐसे ऐसे घट रही बढ़ रही, घट रही बढ़ रही है, उतार चढ़ाव। ठीक, उसे ही कहते हैं फ्लक्चुएट करना। ये सब जनरल है, इकोनॉमी टर्म नहीं है। फ्लक्चुएशन इन आउटपुट एंड सप्लाई। आउटपुट का मतलब पता ही होगा और सप्लाई का मतलब पता है। तो जैसे इसमें क्या होगा, इसको हटवा देते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में एक्चुअली मटेरियल वाले टर्म पे हम आ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। जो मटेरियल का आप कहें, मटेरियल का ये बढ़ेगा, इसका ये मतलब क्या है? जो रॉ मटेरियल है उसकी कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। लाइक एक आटा फ्लोर मिल है, उसको क्या चाहिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में? गेहूँ चाहिए। और गेहूँ किसानों का फेल, अगर क्रॉप मानसून पे डिपेंडेंट हमारी खेती है, और मानसून पे डिपेंडेंट जब खेती है हमारी, अगर उसमें कोई मानसून की वजह से, जैसे अब की बार बाढ़ आ गई, धान में शॉर्टेज, या गेहूँ इसके बाद अगर पैदा हो रहा है, गेहूँ का कोई बीमारी लग गई या क्रॉप फेलियर हो गया किसी वजह से, तो क्या हो जाएगा? गेहूँ का प्रोडक्शन डाउन होगा। प्रोडक्शन डाउन होने से उसका क्या होगा? डिमांड ज़्यादा, डिमांड उतनी है, सप्लाई कम हो गई, तो फिर उसका प्राइस राइज हो गया। अब रॉ मटेरियल आटा के पास क्या हुआ? आटा फ्लोर मिल जो है उसके बाद रॉ मटेरियल का दाम ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या किया इसने? पुश कर दिया आटा का दाम। समझे आप? लिख लो ये एग्जांपल अपने शब्दों में, या फ्लो डायग्राम बना लो कि मटेरियल है, एक क्रॉप गेहूँ जाना है, क्रॉप फेल्योर हुई, उसका दाम बढ़ गया। एरो फॉर्म में लिख लो, ये चीज़ें मेमोराइज रहेंगी ज़्यादा आसानी से ऑलवेज। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर है सब।
मतलब लागत जनित वाले में। अगला टर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप ये समझिए बॉटलनेक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहेंगे, किसी को आइडिया? संरचनात्मक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को संरचनात्मक नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। अवभूत या नहीं, संरचना नहीं कहते इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ और टर्म यूज करते हैं। अवसंरचनात्मक ना, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है जो रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, या आपके ब्रिज हो गए, पावर सेक्टर हो गया, जो एक्चुअली में बेसिक है। जैसे ये रूम है तो ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये टेबल मेज सब इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसे ही कहते हैं ना, अवसंरचनात्मक कहते हैं इसको हमारे साथ हिंदी में। लिख लीजिए, वो अगला टर्म है उसका। तो ये कैसे बढ़ा, इसका बॉटलनेक से मतलब ये कहते हैं कि होल्ड हो जाना। अब ये कैसे इन्फ्लेशन को बढ़ाता है? जैसे कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ना अवेलेबल हो, कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही हो, रोड ना हो, कहीं पे बिजली का दाम ज़्यादा हो, तो ये सब क्या करेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देंगे ना किसी चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का। कहीं दूर होता है तो पता चलता है डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लगता है सामान पे, इसका एग्जाम्पल इससे ले सकते हो आप, तो दाम बढ़ जाता है ना। कभी आप पहाड़ों पे अगर जाइए तो पता चलता है कि यही जो पानी की बोतल यहाँ मतलब 10 रुपये या 20 रुपये की मिल रही है, वहाँ बहुत रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। कई बार ये फील किया होगा ना, ऊपर गए होंगे कि वहाँ डिमांड कम है, वहाँ कई सामान और एक्चुअली में बढ़ा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तब भी वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश, रेगुलराइज करने की कोशिश करती है डिफरेंट सब्सिडीज के थ्रू। बट ये भी है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आता है। जितने भी प्रोडक्शन के इनपुट वाले साइड में महंगाई बढ़ने से प्राइस राइज होगा। सिंपल सी बात, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज के जहाँ ओरिजिन है उसके जो इंग्रेडिएंट के कॉस्ट में इंक्रीज होगा, तो उसके बाद जो प्राइस राइज होगी क्या किसमें आता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ज़्यादातर आएगा। मतलब उसके इंग्रेडिएंट के दाम बढ़े तो उसने क्या है, जो गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उसके दाम को उसने पुश कर दिया। बोलो, तेज बोलो आप। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे अभी जब इकोनॉमी इंडस्ट्रियल ये सब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। उस दाम को यहाँ पे आप रिलेट नहीं कर सकते। ठीक, ये समझ में आया? इन्फ्लेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स की वजह से कैसे होता है। अब जैसे टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है कोई, तो आसानी से चीज़ें इधर से उधर, जैसे कोई पहले संदेश भेजना होता था पोस्ट के थ्रू जाता था, उस समय टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी इन्फॉर्मेशन, तो कुछ ना पोस्ट कार्ड के पैसे वैसे लगते थे ना। अब तो फ्री में मेल कर दो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, अब चिट्ठियों का वेट नहीं करना पड़ता ना। रिचार्ज के साथ कितने काम करते हो उसमें, और भी तो काम करते हो। कम हो गई ना, बहुत कम हो गई।
जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, अब तुम अंतरदेशीय कितने में, आज से अगर मैं बात करूं, हम लोग 9-10 में तब 1-2 रुपए का पड़ता था। अभी अब टिकट विकेट रजिस्ट्री के रेट बढ़ गए, अगर उसकी डिमांड होती इस समय तो उसके रेट बहुत ऊपर पहुंच गए होते। बट अब कुछ पैसों में आप लोग पता चल रहा दिनों रात चैटिंग पे लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? चिट्ठी थोड़ी पहुंचाते हैं। तो ये चीजें हुई। अगला, रेट ऐसे भी बढ़ते हैं इन्फ्लेशन गुड्स एंड सर्विसेज के। कई बार जब बाहर से सामान आता है, सप्लाई चेन बैरियर, एक्चुअली में कोई बैरियर, जैसे सामान हमने भेजा कहीं से, मान लिया उत्तर प्रदेश से सामान गया यूपी से, बगल वाले किस स्टेट में भेज दें सामान, किसी भी स्टेट में भेज दो जहाँ पॉलिटिकल राइवलरी हो, वेस्ट बंगाल भेज दो, ठीक। अब यहाँ यूपी से सामान गया वेस्ट बंगाल, अब लेकिन यहाँ की सरकार इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ रक्कस चलता रहता है। रूल्स एंड रेगुलेशन इतने लगा दिए गए कि सामान बहुत दिन तक यहाँ पे होल्ड हो गया, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये सब कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। एंट्री बैरियर हो गया तो दाम बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? बढ़ेगा ना। नेपाल का ब्लॉकेड सुने होंगे, बीच में इंडिया ने लगाया था, इंडिया और नेपाल के बीच में 2015 में, हो सकता है अगर किसी ने पढ़ी हो फॉरेन पॉलिसी, तो वहाँ पे एक्चुअली में ये चीज़ आया रहा होगा टर्म। तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब होता है किसी कंट्री से, जैसे चाइना से माल आता है ना हमारे यहाँ, जो चाइना वाला आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एंट्री बैरियर कई बार लगा देती है, कस्टम में फंसा देती है, क्लियर ही नहीं करती, तो पता चल रहा है सालों तक मटेरियल वहीं पे होल्ड है। तो उसमें क्या होगा, दाम ऑटोमेटिकली इनका बढ़ जाएगा, या उनको कंपनी को नुकसान होने लगेगा तो कंपनी सस्ता क्यों रखेगी, तो दाम बढ़ा देते हैं। ये किसमें आ रहा है, कॉस्ट पुश, क्योंकि एंड टाइम पे जब रेट बढ़ेगा तो वो इसी में आएगा। टैक्सेस हम आ रहे हैं ना दादा, बताया तो अभी वो पूछे थे बीच में, तो हम बोले थे आएंगे। टैक्स कहाँ हुआ? टैक्स एक्चुअली में कई तरह के हुए, टैक्स भी कह सकते हो, लेकिन टैक्स यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब तुम हमसे काम करने को कह रहे हो, हम काम में बहानेबाजी कर रहे हैं यार, सिंपल सी बात, हम आपका काम अभी नहीं करेंगे, होल्ड रखते हैं, कोई न कोई हम आपको एक्सक्यूज देते जा रहे हैं, रूल्स बने हुए हैं, और आपका सामान अभी पास नहीं होगा, यहीं रखा रहेगा। उस पर हम एक्चुअली हम थ्रू आउट करना ही नहीं चाह रहे हैं, समझे? अब ये होता है एंट्री बैरियर। और दूसरा एंट्री बैरियर एक और होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो, टेक्नोलॉजी डेवलप ना हो, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। जैसे भी जीएसटी जब स्टार्टिंग में लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, तो हमारे पास लागू तो कर दिया गया इमीडिएट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी कम थी ना। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हुए, या डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएट नहीं था ना, हर जगह की करेंसियों पे एक्चुअली में काम करना पड़ा उनको। ये इसकी वजह से हर्डल पैदा हुआ। डिमोनेटाइजेशन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बता रहा हूँ क्या क्या हर्डल होते हैं पैदा। हाईवे बिल एक्चुअली में बनाया गया, इसमें जीएसटी वाले में जीएसटी के नेटवर्क बनाया गया। इन सब पे नेटवर्क जब बने तो इनमें प्रॉब्लम आ रही थी, इंटर स्टेट गुड्स के मूवमेंट में दिक्कत तब भी आ रही थी कि हाईवे बिल कई बार नहीं जनरेट हो रहा, कई जगहों पे कि लोग अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी से, लोग उसको सही नहीं मान रहे हैं, उसकी वजह से होल्ड हो जा रही हैं चीज़ें। तो ये क्या कर रहा है, एंट्री बैरियर क्रिएट कर रहा है ना, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक का कॉस्ट बढ़ा दिया ना इसने। तो ये क्या किया, पुश कर दिया। और इसमें ही आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके, अगला टॉपिक इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंट्री बैरियर लिख लिए ना आप लोग कि नहीं लिखे? बोल लूँ मैं हर टॉपिक पे लिख लो, जब अगला पॉइंट बोलो तो वो लिख लो कम से कम, एंट्री बैरियर। और उसको जितना मैं हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी वाला टर्म लिख लो पूरी तरह से, एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं हिंदी में, तो आप अपने हिसाब से लिख लो, उसको समझ गए क्या हो रहा है ये टर्म। एग्जैक्ट हिंदी टर्म कई बार एक्चुअली में बहुत सी चीज़ों के खोजने पे नहीं मिलेंगे। ये चाहे आप हिंदी की क्लास, हिंदी की वीडियो क्लास देख लीजिए, आप लोगों को कई चीज़ें इकॉनमी आपको पता चल जाएंगी। और इतना स्लो भी वहाँ वीडियो क्लास में भी नहीं लिखा रहे हैं यार, थोड़ा मतलब फास्ट
हैंड राइटिंग बढ़ाइए, क्योंकि 9वीं 10वीं क्लास सिलेबस अभी बहुत बड़ा है, अभी और चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन की ज़रूरत है, और थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होइए आप लोग, पार्टिसिपेट करिए। अगला इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगला पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हिंदी में क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कर। कोई आइडिया किसी को अप्रत्यक्ष कर कैसे रेट बढ़ा देगा? हाँ, जैसे अभी एग्जाम्पल रिसेंटली बड़ा हंगामा हुआ था मानसून वाले बजट में कि दूध पे भी और डेली यूज की चीज़ों पे जीएसटी लगा दिया इन्होंने, लगाया था ना, तो उसके बाद क्या हुआ, दूध का रेट 1 रुपये 2 रुपये बढ़ा दिया था, जो डेयरी वाले उत्पाद अमूल हैं, पराग हैं, ये सब ने बढ़ा दिया था ना रेट। तो क्या हुआ इसकी वजह से? इनडायरेक्ट टैक्सेस ही तो लगे। समझ गए अब कॉन्सेप्ट ये क्लियर? और एक पॉइंट है इसमें, अगला स्पेकुलेशन और होर्डिंग। होर्डिंग होता है कि सामान को होल्ड कर लेना, होर्डिंग मतलब सामान को होल्ड कर लेना, हिंदी मीनिंग होती है सामान को होल्ड कर लेना। होर्डिंग का एग्जैक्ट हिंदी भी हो सकता, लेकिन होर्डिंग मतलब होता है HOARDING, होर्डिंग। और स्पेकुलेशन मतलब होता है कि किसी चीज़ में आप ये इतना बढ़ जाएगा, ये इतना घट जाएगा, इस तरह के जब अनुमान लगाते हैं, अनुमान कहते हैं उसका, अनुमानीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को मैं बता रहा हूँ। स्पेकुलेशन में क्या होता है, लाइक मार्केट में कोई चीज़ सप्लाई हो रही है, प्याज के दाम आप लोग एग्जांपल के तौर पे, प्याज का दाम आप लोग बीच बीच में कभी कभी सुने होंगे, 1-2 साल पहले पता चल रहा है कि 80 रुपये 100 रुपये किलो बढ़ रही है, जबकि 10-20 रुपये किलो की जगह 100 रुपये किलो तक बढ़ गई। ये स्पेकुलेशन और होर्डिंग दोनों टर्म एक दूसरे के साथ चलेंगे, इसीलिए मैंने दोनों लिखा है। ठीक है, अब कोई थोक विक्रेता या किसी के पास प्याज ज़्यादा है या मिडिल मैन है, इनके पास अगर प्याज ज़्यादा है तो क्या स्पेकुलेट करेंगे कि और दाम बढ़ेगा, स्पेकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये होल्ड कर लेंगे ना, तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी और दाम बढ़ जाएगा। तो दाम यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है? होर्डिंग की वजह से पुश कर रहा है ना होर्डिंग। एक्चुअली में डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड को इन लोगों ने जानबूझ के, सप्लाई को ही जानबूझ के कम कर दिया, होल्ड कर दिया, तो अपने आप दाम इंक्रीज का, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इसी तरह बाकी और सेक्टर पे आप लगा लीजिए, कहीं भी कई बार नमक के दाम सुना होगा, बीच में इतने हाई हो जाते हैं तो पता चलता है सब नमक खरीदने दौड़ पड़ते हैं। एग्जाम्पल आता है ना, हैं? हाँ, तो मैंने इसीलिए वो लाइव एग्जाम्पल लिया जो चीज़ें आप लोगों को पता चल सकें। उसमें भी होर्डिंग होती है, लेकिन यहाँ सब गवर्नमेंट एक्चुअली में काम भी करती है, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है, इस सब के तहत अभी आगे बताते हैं कैसे गवर्नमेंट इस पर वर्क करती है। ठीक, स्पेकुलेशन समझ में आया और वो होर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी कोई दिक्कत? इसमें भी यस सर दिक्कत है, है? और एक रीजन, अगला रीजन है जो बहुत आजकल प्रचलित है, डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, रूपी की वैल्यू घटना। ये भी लिखो अगला टर्म, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में रुपए की वैल्यू गिर रही है जो, ये तो बड़ा न्यूज में आता है, सब पॉलिटिकल वाले हंगामा खड़ा किए हैं। इससे रेट कैसे बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा इससे? हाँ, इंपोर्ट हमारे लिए महंगा हो जाएगा, तो जितने भी इनपुट कास्ट हमारे मार्केट में लगते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है।
तो क्या होगा कि और चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। जो मार्केट में हम बाहर से मंगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड बहुत ज़्यादा लोग, इतने ऑर्नामेंट लोगों को बनाने होते हैं, वैसे तो है बहुत बड़ी, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन इतना ज़्यादा अपने यहाँ डिमांड है ये कल्चरल कि गहने ही चाहिए सबको। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी निकाली थी कि भाई गोल्ड बाहर से मत इंपोर्ट करो, हमारी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा बैन पड़ रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्चुअली में एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दिया और कहा था कि आधा किलो उससे गोल्ड, लेकिन कई जगहों पे देखोगे साउथ में बहुत ज़्यादा गोल्ड पहनते हैं। हाँ तो वो तो ब्लैक वाले पकड़े गए ना, हाँ तो ब्लैक वाले ही पकड़े गए ज़्यादातर, वो नहीं, वो तो एयरपोर्ट पे पकड़े ही जाते हैं। बाकी ये रहा कि ये कल्चरल रहा, कल्चरल इन द सेंस गोल्ड का एक्चुअली में आप जब इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो उससे आपकी इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपको पैसे फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा देने पड़ेंगे, और फॉरेन एक्सचेंज तो वो आपकी इकॉनमी के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कम करेगा, आपके रुपए की वैल्यू गिराएगा। सेकंड लेवल पे लगभग गोल्ड का इंपोर्ट होता है टॉप मोस्ट वस्तुओं में। ये चीज़ें समस्याएं हैं अपने आप, क्योंकि ये कल्चरल है। कल्चरल ये है कि भाई फीमेल की डिमांड होती है कि उनको गोल्ड ही चाहिए। क्या आधा किलो तक है, लेकिन यार कौन लिमिट मानता है? शादी कर लेना तो पूछ लेना फिर कितना लिमिट मानते हैं, जितना दे दोगे कम ही पड़ेगा। तो ये रहेगा, एक्चुअली में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब चीज़ें इंपोर्ट, इसमें रुपए की वैल्यू गिरी तो क्या हुआ, इंपोर्ट के दाम बढ़े। इंपोर्ट के दाम बढ़े तो जो वहाँ से बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वस्तु, उसकी मटेरियल, यहाँ पे भी मटेरियल ही इन्वॉल्व हो रहा है। आप लोग इतनी चीज़ें मैंने जो बताई उसमें क्या मटेरियल और इनपुट कास्ट ही बढ़ रहे हैं ना, वेज और कास्ट ही ना। वेज और कास्ट मटेरियल पे हमने फोकस कराया था, एक टर्म लिखाया था ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। मेनली क्या है यहाँ पे भी जाके किसको असर कर रहा है, वो मटेरियल की सप्लाई को ना, मटेरियल की सप्लाई से ही कॉस्ट पुश। ऐसे ही इंटरकनेक्टेड इकॉनमी में है सारी चीज़ें, हम पहले से बता दे रहे हैं। बहुत अगर थोड़ा रीजनेबल रहेंगे तो फटाफट आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे और अपने आंसर्स भी करेंगे। और जरा सा विजुलाइज करना बंद करेंगे तो एक भी डॉट मिस हो गया तो आप अर्थ का अनर्थ करके आंसर टिक करके चले आएंगे। और यूपीएससी इकॉनमी के क्वेश्चन इसीलिए पूछता है क्योंकि उसको डॉट्स कनेक्ट करवाने हैं आपसे। इकॉनमी के क्वेश्चन टफ नहीं आते यूपीएससी में भी ना पीसीएस में, बहुत आसान आते हैं, डायरेक्टली आते हैं। और बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, क्या कहते हैं, आपको स्कीमों वगैरह के पूछते तो थोड़ा याद रहे और डॉट्स कनेक्ट कर सकिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछता है, जो करंट में कोई नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं उस पर पूछता है। और उसके ऑप्शंस भी देखेंगे आप धीरे धीरे, जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए होंगे उसके ऑप्शंस यूपीएससी के भी देखेंगे तो बहुत इजी रहते हैं, वो टफ नहीं पड़ते। बस आपने पढ़ा नहीं है कभी, इसलिए आपको लगता है कि वो हाँ टफ है। ये सब बेस क्वेश्चन नहीं, ये सब के एप्लीकेशन आते हैं। तो जब आप करंट में अप्लाइड करेंगे, अभी जैसे मैंने आपको इंपोर्ट से, करेंसी डिप्रिसिएशन से ये सब जो लिंक करा रहा हूँ, आपका क्या हो रहा है, वाइड एरिया थॉट प्रोसेस बढ़ रहा है। मैं जो लाइव एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, इससे आपके थॉट प्रोसेस ओपन हो रहे हैं, आप लिंक कर सकेंगे कहीं भी। मैं कई बार एग्जांपल देके, जैसे क्रॉप का एग्जांपल दिया, क्रॉप फेलो, मैंने कहा और भी सेक्टर में आप अपने आप को लगाइए थॉट। कुछ चीज़ों तो आप लोगों को भी वर्क करना पड़ेगा ना। अब एक ही टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा एक एग्जांपल दे सकूंगा या दो दे दूंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते ना सारे सेक्टर्स कवर करके। और एक फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा मिडिलमैन वाला, अभी जब किसान का वो हुआ था, मिडिलमैन बड़ा सुने थे ना, हाँ मिडिलमैन का कॉन्सेप्ट सुना था ना? नहीं सुने? सब्जी मंडी जाते हो? सब्जी मंडी में किसान से डायरेक्ट खरीदते हो क्या? नहीं ना, बीच में एक आदमी होता है ना, वह मिडिलमैन होता है। वो करता कुछ नहीं, तब भी पैसे कमा लेता है। इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर। समझ गए ना? उसे ही मिडिलमैन कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, दाम को ऊपर नीचे कर देते हैं।
क्या हुआ तुम लोग, क्या चल रहा है? समझे मिडिल मैन? उसको कुछ हमारी तरफ से डाउट है। क्या डाउट है? नहीं क्लियर हो रहा उसको? अच्छा ठीक है। आप पहली बार आए हैं क्या क्लास में? 5-6 दिन गायब थे। कोई क्लास की है इकोनॉमी की आपने? अच्छा चलिए, आज इन्फ्लेशन वैसे नया चैप्टर था तो कई चीज़ें इंटरकनेक्टेड धीरे धीरे हो जाएंगी। कोई स्पेशल रीज़न नहीं आ रहे थे? तबीयत नहीं सही थी हैं? अच्छा, क्लास कम बंक करिए क्योंकि पता चलेगा इंटर रिलेशन में हम पढ़ा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो लोग कंटिन्यूअस हैं वो भी अभी जैसे मौद्रिक नीति एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो हमने बताई तो पीछे से लिंक कर रहे हैं तो वो चीज़ें पता चल रहा होगा कि ऊपर से जा रही होंगी, तो मुश्किल होता है लिंक करना। इसीलिए कंसिस्टेंसी क्लास में मेंटेन करिए और एक बार कम से कम जाके घर पे देख लो यार, आधे 1 घंटे दे दो, ख़त्म हो जाएगा वो। पढ़ने का मन नहीं करता, किसी का नहीं करता, ये तो सच्चाई है यार। लेकिन अब ऐसे ही एम पाले हो तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये रहे इतने टाइप, एक्चुअली में कुछ इन्फ्लेशन के टाइप हैं। ये तो हमने आपको इसका कॉजेज बता दिए ना सारे। यार ये हिंदी टफ पढ़ेंगे आपके लिए। एक होता है गैलोपिंग मुद्रास्फीति, GA। अब एक्चुअली में टाइप्स बता रहे हैं बुक को। अब इसके हम टाइप्स समझेंगे, ठीक है? टाइप्स मतलब होता है प्रकार, मतलब कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, ठीक है? उसी को टाइप्स कहते हैं ना। तो मेनली इसमें देखो, अच्छा गैलोपिंग वाले में भी मत जाओ, अभी छोटे देख लो पहले। एक हाइपर इन्फ्लेशन होता है। हाइपर इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति लिख लो आप। इसमें सिंपल सा ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन में कि डबल डिजिट में इन्फ्लेशन पहुंच जाए। जैसे अभी आजकल आप मुद्रास्फीति की दर देखते हैं 6.7 पॉइंट या 7 पॉइंट समथिंग 8% हो जाए तो तब भी इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होगा, 20-30% हो जाए, उसे क्या कहेंगे, अति मुद्रास्फीति। बस यही, इतनी इसकी डेफिनेशन यही है और कुछ नहीं इसमें। और दूसरा टर्म है स्क्यू इन्फ्लेशन, मतलब तिरछी मुद्रास्फीति। तिरछी मुद्रास्फीति कहते हैं हिंदी में स्क्यू, SKEW इंग्लिश वाले लिख लो, इन्फ्लेशन। स्क्यू तिरछी, हिंदी में तिरछी मुद्रास्फीति, ठीक है? इंग्लिश में स्क्यू इन्फ्लेशन लिखा है, वो तिरछी लिखो आप। इसमें क्या होता है कि कुछ ही वस्तुओं का, मतलब कुछ वस्तुओं का सिर्फ रेट बढ़ा, सारी का नहीं। मतलब कुछ वस्तुओं का सिर्फ रेट बढ़ना इकोनॉमी में, सारी का नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, स्क्यू इन्फ्लेशन, तिरछी। अगला है कोर इन्फ्लेशन, कोर मुद्रास्फीति। कोर ही कहते हैं हिंदी में भी, हमारी समझ से, एक मिनट, कोर ही कहते हैं हिंदी में भी।
नहीं, मर्म मुद्रास्फीति कहते हैं, कोर को मर्म मुद्रास्फीति कहते हैं। मर्म 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 नहीं दिख रहा है, मर्म मुद्रास्फीति कहते हैं कोर इन्फ्लेशन को। इसमें एक्चुअली में क्या, कोर इन्फ्लेशन में वो चीजें आती हैं नॉन फूड आर्टिकल्स, मतलब फूड वाले जो इन्फ्लेशन उसको हटा दो, फूड के जो खाने वाली सामान है उसको हटा दो, उस पर जो इन्फ्लेशन हुआ उसको मत कैलकुलेट करो। बाकी का मुद्रास्फीति जो कैलकुलेट करोगे, मान लिया अब यहाँ पे जितने सामान है सब खाने वाली वस्तु कोई नहीं इसमें, इन सब के जो दाम बढ़ेंगे ये सब आएंगे कोर में। अगर खाने वाली कोई वस्तु आ जाती तब कोर नहीं होता, समझ गए? इसमें सिर्फ आपको नॉन फूड आइटम रखने हैं, मतलब जो खाने वाली वस्तुएं नहीं है उनके इन्फ्लेशन के बारे में जो पता लगेगा। क्या हुआ, आपको क्लियर है? क्या बताया मैंने अभी? उनके पीछे पीछे आपके क्या बताया मैंने अभी कोर इन्फ्लेशन के बारे में? गुड, आप बताइए क्या बोली? एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन को एक्चुअली में हेडलाइन इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन ही लिख दीजिए, ठीक है? हेडलाइन इन्फ्लेशन में एक्चुअली में क्या होता है कि टोटल इन्फ्लेशन, जो एक इकोनॉमी में टोटल इन्फ्लेशन है उसको जो मेजर करते हैं ना, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई अभी बताते हैं। सीपीआई डब्ल्यूपीआई पे कंफ्यूज मत होइएगा, वो अभी आगे हम टर्म बताएंगे, अभी बताए नहीं। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन दोनों पे एक्चुअली में जो हम बताए होल पूरी ऑल ओवर इकोनॉमी का जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हेडलाइन इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में आएगा। टोटल इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें लिख दो सब कुछ टोटल। दोनों से करते हैं, लेकिन अभी जो आता है वो रिटेल प्राइस में, अभी हम बताएंगे सीपीआई डब्ल्यूपीआई। शांत रहो, बोला मैंने। और अभी एक टर्म बोला था सबसे पहले गैलोपिंग, उसको हिंदी में कहते हैं सरपट मुद्रास्फीति। सरपट मुद्रास्फीति, गैलोपिंग। गैलोपिंग होता है GALLOPING, गैलोपिंग। गैलोपिंग GALLOPING, गैलोपिंग मतलब सरपट मुद्रास्फीति। सरपट तो लिख लेंगे ना। इसमें क्या होता है, सरपट भाग रही है मुद्रास्फीति। हिंदी में जैसे मतलब है इसका, वैसे सरपट। क्या लग रहा है? कई गुना, 2 अंक 3 अंक, 50%, 100%, 200%, इस तरह के जो इन्फ्लेशन होंगे वो किस में आएंगे? गैलोपिंग, मतलब ये सरपट भाग रही है। हिंदी के मीनिंग से तो बहुत क्लियर है, और इंग्लिश की जिसको डेफिनेशन पता होगी गैलोपिंग की मीनिंग उसको पता होगा। लिख लिए ना? बस लिख लो 2 से 3 अंक वाली जो एक्चुअली में मुद्रास्फीति होगी परसेंटेज में, 100%, 50%, इस तरह की। और अगला टर्म आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को हिंदी में कहते हैं स्थगन जन्य मुद्रास्फीति।
स्थगनजन्य मुद्रास्फीति, स्थगनजन्य मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, मतलब प्राइस राइज हो रहा है, बट इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो रही, इन्फ्लेशन बढ़ रहा, मुद्रास्फीति बढ़ रही, सब वस्तुओं के दाम वाम बढ़ गए। ये वो कंडीशन है जो नहीं होनी चाहिए, बट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब ये इकोनॉमी पे अच्छा प्रभाव नहीं डाल रही है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ये भी लिख लो, ये सब पॉइंट लिख लो दोनों तीनों। और ये पॉइंट एक्चुअली में कब आया था, 1970 में कुछ आया था। ऐसी स्थिति एक्चुअली में 1970 में पहली बार अमेरिकन इकोनॉमी में आई थी। ये टर्म भी लिख लो, कभी कभार पीसीएस वाले मूडी हो जाते हैं कि कब आया था पहली बार ये टर्म, 1970 में। ये सब पॉइंट वाइज जैसे बोल रहा हूँ ना, वो पॉइंट वाइज लिखा करो तो ज़्यादा आसान होगा तुमको कनेक्ट करने में। बोलिए क्या चीज़? लास्ट 1970 में एक्चुअली में अमेरिका में आया था। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। इसमें एक टर्म और आता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में ट्रेड ऑफ रहता है। लिख लीजिए पॉइंट, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट और मुद्रास्फीति के बीच में ट्रेड ऑफ रहता है, मतलब उसका फर्क मुद्रास्फीति जैसे बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ रही है, मतलब बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। जनरली क्या, जब हमने इन्फ्लेशन का बताया था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ा रही है, वेजेस बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इन्फ्लेशन उसके ऊपर पहुँच चुका है। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रहा है, बेरोजगारी नहीं बढ़ा रहा है, नहीं लिख पाए वो टर्म। ट्रेड ऑफ रहता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में ट्रेड ऑफ रहता है, मतलब कोई ट्रेड नहीं होता, एक दूसरे का फर्क नहीं पड़ रहे हैं, मतलब घाटा ही हो रहा है। लिख लिए? समझे कैसे हो रहा है ट्रेड ऑफ? बेरोजगारी और इसके बीच में कैसे ट्रेड ऑफ हो रहा है, कुछ समझ में आया? बोलो ना। यहाँ पे हमने बताया था, ये वाला जो ट्री डायग्राम बनाया था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वेजेस बढ़ रहे हैं ना, यहाँ तो इम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। लेकिन हमने एक टर्म और कहा था, एक लेवल से ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन बढ़ा निगेटिव टर्म में, तो क्या होगा, उसका असर होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वेजेस नहीं बढ़ रहे, ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जैसे कंडीशन अभी की कह सकते हो एक तरह से, प्रेजेंट में इंडिया गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करती, लेकिन बहुत बार होती है, लेकिन अभी भी कह सकते हो होती है। अभी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कोविड की वजह से जो एक प्रॉब्लम हुई है स्टैगफ्लेशन की, तो है। कोविड की वजह से जब दिक्कतें हुई तो महंगाई तो बढ़ गई, सारी चीज़ों की, इन्फ्लेशन हाइपर हो रहे हैं सारी चीज़ों की, गवर्नमेंट का। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है ना साथ में। अगला टर्म कौन सा बचा? रिफ्लेशन। रिफ्लेशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिसारजन्य, प्रतिसारजन्य मुद्रास्फीति। इसको प्रतिसारजन्य रिफ्लेशन, रिफ्लेशन REFLATION। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है,
बेरोजगारी कम करने के लिए और मांग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसियाँ ले आती है, जिससे जो जैसे इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। अब मान लिया कुछ ऐसे पॉइंट है कि 5% एक्चुअली इन्फ्लेशन ऐसा कुछ है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी सही चल रहा है और सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ से ये दिख रहा है डिक्रीजिंग, ठीक है, इन्फ्लेशन एक्चुअली में डिक्रीजिंग कर रहा है, 4, 2, 3 ऐसे जा रहा है, समझो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको ये करेगी कि नहीं, इसको एक्चुअली में नीचे नहीं जाना चाहिए, इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए थोड़ा सा। एक टर्म अभी मैंने बार बार बताया कि इन्फ्लेशन ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, एक टर्म के बाद। तो जब घट रहा है तो उसको गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियों के थ्रू क्या करेगी, नहीं भाई तुम वापस ऊपर बढ़ो, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी बेरोजगारी करने के लिए, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आएगा ना। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये वेजेस से रिफ्लेशन हो जाएगा। क्या नहीं समझ आया? इन्फ्लेशन घट, डिफ्लेशन टर्म अभी हम बाद में बताएंगे, वो टर्म मत यूज करो, अभी जितना बताया उतना बताओ। रिफ्लेशन और डिफ्लेशन अलग है, एक डिसइन्फ्लेशन भी अलग है। मैंने डिफ्लेशन टर्म यूज नहीं किया इसीलिए। रिफ्लेशन मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि ऊपर बढ़ाने के लिए, और इसीलिए मैंने हिंदी में किया प्रतिसाद है। ये जो आप बोल रहे हैं मतलब रिफ्लेक्टरी, ये सर आप लिख दीजिए। कभी मैंने क्या लिखा, प्रतिसार जन ने लिखा यार। आपने रिफ्लेक्शन बोला, हमने डिफ्लेक्शन यार हिंदी में हमने मैंने स्पेलिंग भी बोली है, मैंने स्पेलिंग भी बोली, स्पेलिंग नहीं सुनी क्या? अच्छा स्पेलिंग भी तुमको मैं सुनाऊंगी, R फॉर रायपुर, E फॉर एलिफेंट लिखो, मतलब हद है, मतलब अपनी गलती डाल दो तुम लोग टीचर थे। पढ़े रहो तो दिमाग में कम से कम हमारे शब्द तो गूंजेंगे ढंग से। इसको सिंपल टर्मों में ये कहते हैं काउंटर द डिफ्लेट। अब उन्होंने डिफ्लेशन यूज कर दिया है, डिफ्लेटरी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, ये रिफ्लेशन वाली पॉलिसी यूज करती है। और एक होता है डिसइन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन, दो टर्म है इसमें। अब वो दोनों टर्म की पहले तो मुझे हिंदी पूछने लगे तो फिर मैं बता दूँ। दो टर्म है, एक डिफ्लेशन है और डिसइन्फ्लेशन है। स्पेलिंग यार कोई मिस होगा तो ये मत कहने की हमें स्पेलिंग नहीं आती, हो सकता है जल्दबाजी में कोई वर्ड मिस हो जाए कोई। डिसइन्फ्लेशन यार हिंदी इसकी एक्चुअली ये टर्म इन्होंने गणेश सिंह ने नहीं लिखा है।
डिसइंफ्लेशन ऊपर वाले की है अस्फीति। इसकी मीनिंग डिसइंफ्लेशन की। अस्फीति और इसका होता अपस्फीति। अपस्फीति इसमें एक्चुअली में है कुछ नहीं, इसमें मेनली है डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, वो जो रेट होता है आपका रेट, इन्फ्लेशन का रेट बताया जाता है ना परसेंटेज में। कमेंट डिसइंफ्लेशन में बता रहे हैं अभी हम अस्फीति और इसका अपस्फीति लिख लिए ना, इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो एक्चुअली में कंफ्यूज नहीं होंगे, अदरवाइज ये दोनों वर्ड ऐसे हैं ना बार बार कंफ्यूज कर देंगे। इसमें एक्चुअली में रेट डिक्रीज करता है। रेट जैसे इन्फ्लेशन का रेट जैसे इस समय 6.7 या 7.6 ऐसे कुछ है ना मार्केट में, ऐसा दिया जा रहा है ना, अब उसका रेट अगर डिक्रीज करने लगे मतलब 5% हो जाए, 4% हो जाए टोटल ओवरऑल, तो वो क्या होता है इकोनॉमी में डिसइन्फ्लेशन कहलाएगा। ये टर्म उसके लिए यूज किया जाएगा। लिख लो सिंपल सा, इन्फ्लेशन रेट में कमी को डिक्रीज करने को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति की दर में जब कमी होने लगे तो उसको क्या कहेंगे, अस्फीति। क्या नहीं समझा? ये इन्फ्लेशन का टर्म है ना, जो आपने रिफ्लेशन बताया ना, उसमें भी रेट डिक्रीज ही होगा। किसमें रिफ्लेशन डिफ्लेशन अभी हमने बताया था, री इन्फ्लेशन में डिक्रीज कहाँ हो रहा था उसमें, उसमें आप बता रहे हैं ना, फिर गवर्नमेंट उसको काउंटर करती है। रिफ्लेशन में मैंने डिक्रीज करना बताया है। अच्छा डिक्रीज करना बताया है, सच में मैंने क्या कहा 4 से 5 जा रही, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी लाएगी इसको इंक्रीज कराने के लिए। सर डिक्रीज हो रहा था तभी तो इंक्रीज कराने तो यहाँ पे रिफ्लेशन थोड़ी हो रहा है, रिफ्लेशन तो ये हुआ जो गवर्नमेंट ला रही है ऊपर करने के लिए। रिफ्लेशन वापस ले जा रही है। मतलब सर जैसे इन्फ्लेशन मैंने आपको कहा कि 5 अगर % अभी मान लिया है इन्फ्लेशन कुछ घट रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या लाएगी, कुछ पॉलिसियाँ लाएगी कि जिससे इन्फ्लेशन वापस इंक्रीज कर जाए। बता रहे एक टर्म पहले क्लियर कर दो। बीच में एक्चुअली में तुम लोग डिफ्लेशन के, इसीलिए मैं डिफ्लेशन बोल नहीं रहा था जो तुम बोले हो, बीच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें देखो कोई भी टर्म एक्चुअली में रिफ्लेशन ये है कि गवर्नमेंट अपने पॉलिसी लाके इन्फ्लेशन जैसे परसेंटेज डाउन हो रहा है, मैंने यहाँ पे कहा नहीं 5 से 4 3 2 1 हो रहा है, इसको गवर्नमेंट यहाँ जब पॉलिसी लाके वापस ले जाएगी उसको रिफ्लेशन कहते हैं। समझी? मैंने ये कहा कि नीचे जा रहा है, बट अब ऊपर लाने के लिए जब गवर्नमेंट पॉलिसी लाएगी तो वो रिफ्लेशन होगा। समझे? अभी भी किसी को डाउट रिफ्लेशन वाले में? प्रतिसारजन्य वाले में किसी को कोई डाउट? देखो कंफ्यूज करते हैं ये सारे वर्ड, इसीलिए मैंने एक साथ लिखा है जिससे आपको क्लियर रहे। और डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, यही रेट जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये कम हो रहा है ना, 5 4 3 2 1, ये डिसइन्फ्लेशन है, सिर्फ उतना डिसइन्फ्लेशन है। अब डिसइन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी आएगी, रिफ्लेशन वाली। इसके काउंटर में गवर्नमेंट रिफ्लेशन कर रहा है ना। और डिफ्लेशन में क्या होगा, अपस्फीति, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के दाम घटेंगे, बस इतना ही है। इसमें रेट कम हो रहा है, इसमें इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, और यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज के दाम प्राइस कम हो रही है।
एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मैंने सोचा था आज इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम लोग इन्फ्लेशन खत्म नहीं करते। अभी इसके कंसिक्वेंस बाकी रह गए हैं। कोर इन्फ्लेशन एक, क्या कौन सा इन्फ्लेशन? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग 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 क्रीप करना कहते हैं। क्रीपिंग मतलब होता है रेंगते हुए चलना। क्रीपिंग CREEPING, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, रेंगते हुए। अब जो कोई रेंगता हुआ चलेगा तो कैसा चलेगा? स्लो चलेगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ना है इन्फ्लेशन का, यही मतलब समझ लो डायरेक्टली। क्रीपिंग मतलब रेंगते हुए कोई चल रहा है तो कितना तेज भागेगा? कौन भागता है? हाँ बहुत तेज, तुमसे तेज भाग लेता है क्या? कभी नहीं पाएगा तुमको। क्या हुआ? क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, तो एंड करते हैं यहीं पे। वो अटेंडेंस सीट कहाँ है उसको टोटल काउंट कर लो यार। कोई एक, कितने बच्चे हैं? कहाँ है अटेंडेंस सीट? किसके पास है? उसमें आज की डेट में बच्चे काउंट कर दो, कितने हैं टोटल? आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए यार, रिवाइज करिए। आप लोग कोई अभी इतनी बार बोलने के बाद रिवाइज नहीं करने, नुकसान बहुत होगा आप लोगों का। और क्लासेस कंटिन्यूअस करिए। आपकी कोई वजह नहीं क्लासेस ना करने की इनकी। आप क्लास इकॉनमी की क्यों नहीं कर रहे थे बीच में? रजिस्ट्रेशन नहीं था क्या आपका? अच्छा, लेकिन बस ऐसे ही बंद कर। अच्छा, क्योंकि उससे फिर दिक्कत होगी आपको इकॉनमी समझने में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस पर दे दो मुझे। कहाँ गया अटेंडेंस? अटेंडेंस तो मुझे दे दो भाई।